आज हम आधुनिक प्रबंध की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आधुनिक प्रबंध की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। प्रबंध को एक पृथक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जितनी तेजी से मान्यता प्राप्त हुई है, उतनी तेजी से शायद शिक्षा के किसी अन्य विषय को प्राप्त नहीं हुई। प्रबंध को यह मान्यता मुख्यतः गत शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राप्त हुई और तभी से इसका अध्ययन एक विज्ञान के रूप में किया जाना प्रारंभ हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन का आकार बहुत छोटा था। लोग अधिकांशतः अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से कुटीर उद्योग के रूप में अपने घरों में ही उत्पादन किया करते थे और इस प्रकार उत्पादित माल का विक्रय भी मुख्यतः स्थानीय लोगों को ही किया जाता था। फलस्वरूप उस समय तक माल के उत्पादन, विक्रय तथा वित्त प्रबंध संबंधी किसी भी प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न नहीं हुई। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक मशीनों तथा वाष्प शक्ति को जन्म दिया, जिससे कारखाना प्रणाली का उदय हुआ। इस कारखानों में श्रमिकों की सहायता से बड़े आकार का उत्पादन किया जाने लगा। अतः कारखाना प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों, श्रमिक, कच्चे माल, मशीन, वित्त व बाजार के प्रभावपूर्ण समन्वय व सहयोग की समस्या उत्पन्न हुई और इसके समाधान हेतु ही आधुनिक प्रबंध के सिद्धांतों का विकास हुआ। आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में प्रबंध ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसने विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विकासशील राष्ट्रों के लिए भी एक आशा का स्रोत बना हुआ है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप देश, जापान आदि आधुनिक प्रबंध के कारण ही आर्थिक रूप से इतने सुसंपन्न तथा विकसित हो सके हैं और भारत जैसे विकासशील देश भी संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं प्रबंध की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। सन 1940 तक प्रबंध विषय का विकास मुख्यतः कारखानों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा हुआ, जिनमें लेखाकार, इंजीनियर एवं अन्य तकनीकी व्यक्ति प्रमुख थे। इन्होंने अपने कार्य व अनुभवों के आधार पर प्रबंध को परिभाषित किया। फलस्वरूप इनकी परिभाषाओं में इनके कार्य की प्रकृति की छाप रही और प्रबंध पूर्ण एवं सही रूप से परिभाषित न हो सका। सन 1940 के बाद कुछ शिक्षाविदों ने प्रबंध के क्षेत्र में पदार्पण किया, परंतु ये शिक्षाविद शिक्षा की किसी एक शाखा से संबंधित न होकर विभिन्न शाखाओं जैसे अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, सांख्यिकी तथा दर्शन शास्त्र आदि से संबंधित थे। अतः उनके द्वारा प्रबंध को विश्लेषित व परिभाषित करने में विचारों का अंतर रहा और प्रबंध की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत न की जा सकी। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर हेराल्ड कुंटज ने प्रबंध सिद्धांत का जंगल कहकर पुकारा है, जिनमें वनस्पति रूपी प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। कुंटज ने कहा है, निश्चित रूप से इस जंगल में वनस्पति कुछ परिवर्तित हुई हैं, नए दृष्टिकोण विकसित हुए और पुराने दृष्टिकोणों को नए शब्द जोड़कर नया अर्थ प्रदान किया गया, परंतु अभी भी प्रबंध विज्ञान एवं सिद्धांत में जंगल वाली विशेषताएं विद्यमान हैं। वास्तव में विभिन्न व्यक्तियों ने प्रबंध को भिन्न भिन्न रीतियों से परिभाषित किया है।
ये परिभाषाएं मुख्य रूप से उन धारणाओं पर आधारित हैं जिनकी कल्पना प्रत्येक ने अपने विचारों में की है। कुछ दशाओं में तो एक व्यक्ति ने प्रबंध को कई रूपों में प्रस्तुत किया, जैसे प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध का 3 प्रचलित अर्थों में उल्लेख किया: प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में, प्रबंध विज्ञान के अर्थ में तथा प्रबंध एक प्रक्रिया के अर्थ में। प्रारंभ में प्रबंध का आशय उन व्यक्तियों से लगाया जाता था जो दूसरे लोगों अर्थात श्रमिकों से कार्य संपन्न कराते थे। इस प्रकार मुख्य प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक तथा पर्यवेक्षक प्रबंधक के भाग माने जाते थे, जो श्रमिकों व कारखानों के अन्य कर्मचारियों को कार्य संपन्न करने हेतु निर्देश व आदेश प्रदान करते थे। इस अवधारणा में यह तथ्य छिपा है कि प्रबंध श्रमिक व कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है तथा उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए आगे देखते हैं। प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन शब्द लगभग समानार्थक हैं, अतः लोग इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते रहे हैं, परंतु प्रबंध के सिद्धांतों के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों शब्दों में अंतर स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। यद्यपि इन शब्दों की अवधारणा या अर्थ पर विभिन्न प्रबंध विद्वानों में मतांतर है, फिर भी बहुमत के आधार पर इन तीनों शब्दों का प्रचलित अर्थ निम्न है। देखते हैं प्रबंध, मैनेजमेंट। प्रत्येक उपक्रम में साथ साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपनी क्रियाओं के निर्देशन हेतु कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रयोग संभव हो सके। प्रबंध कार्य करने से भिन्न होता है। यद्यपि एक व्यक्ति एक स्थान पर प्रबंधक हो सकता है और दूसरे स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति। इस प्रकार प्रबंध से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक उपक्रम के उत्तरदायी व्यक्ति दूसरों से सामूहिक क्रियाओं के रूप में कार्य संपन्न कराते हैं। एक उपक्रम के अंतर्गत प्रबंधक अधिकार प्राप्त कर नेतृत्व प्रदान करते हैं, दायित्व वहन करते हैं, कार्य संचालन हेतु अपने अधीनस्थों को अधिकार अंतरण करते हैं और अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार प्रबंधक अपने अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण व मूल्यांकन का कार्य करते हैं। प्रशासन के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ लोग प्रशासन को प्रबंध से ऊपर की क्रिया मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग प्रबंध को प्रशासन से ऊपर की क्रिया मानते हैं, परंतु इन दोनों में प्रथम मत को अधिक समर्थन प्राप्त होता है। प्रशासन सामान्यतः सर्वोच्च स्तरीय क्रिया मानी जाती है, जिसका कार्य उपक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा नीति निर्माण करना है, और प्रबंध का कार्य इन नीतियों का पालन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। संगठन, जब किसी एक कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आगे आते हैं, तो उस कार्य के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए एक प्रशासकीय संगठन की रचना की जाती है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का आवंटन तथा उसके दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। ऐसा
करना इसलिए भी आवश्यक होता है कि यदि समूह में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करेगा तो सामूहिक कार्य के संभावित लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। आगे देखते हैं प्रबंध के सहायक अथवा अन्य कार्य, सेकेंडरी और अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके 4 टाइप्स दे रखे हैं। वैसे तो प्रबंध के सभी कार्य ऊपर वर्णित 8 प्रमुख कार्यों में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाते हैं, फिर भी अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कुछ कम महत्वपूर्ण कार्यों को सहायक कार्यों की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें से ये 4 निम्नलिखित थे। नवाचार, प्रतिनिधित्व करना, सौदेबाजी, निर्णयन। नवाचार किसी भी उपक्रम के लिए व्यावसायिक दशाएं दीर्घकाल में स्थिर नहीं रह सकती थी, अतः प्रबंधक को अपने प्रबंध के तरीके में समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना होता है और नवीनता लानी होती है। उपक्रम की कुशलता एवं विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रबंधक नवाचार को महत्व प्रदान करे। प्रतिनिधित्व करना, कुछ प्रबंध शास्त्री प्रतिनिधित्व को प्रबंध का संदेश वाहन से पृथक कार्य मानते हैं, क्योंकि एक प्रबंधक को अपने उपक्रम के अंतर्गत विभागीय बैठकों में तथा उपक्रम के बाहर अन्य व्यावसायिक संगठनों की बैठकों में भाग लेना होता है। प्रबंधक इन बैठकों में अपने विभाग अथवा उपक्रम का प्रतिनिधित्व करता है और अपने विभाग या उपक्रम की छवि प्रस्तुत करके दूसरों को उसका आकलन करने का अवसर देता है। सौदेबाजी, प्रोफेसर मिंजवर्ग के अनुसार प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रबंधकों को सौदेबाजी करने में पर्याप्त समय देना पड़ता है। जैसे सेवी वर्गीय प्रबंधक को श्रम संघों के साथ मजदूरों की मजदूरी दरों संबंधी सौदेबाजी करनी होती है, तथा विक्रय प्रबंध को विज्ञापन हेतु सुपरस्टार्स में उनकी भूमिका तथा पारिश्रमिक के संबंध में सौदेबाजी करनी होती है। निर्णयन, किसी एक कार्य को करने के लिए विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम एक विकल्प का चयन करना ही निर्णयन कहलाता है। यह कार्य प्रबंधक को बार बार करना होता है, जैसे श्रमिकों द्वारा हड़ताल की घोषणा कर देने पर निर्णय लेना, किसी बड़े ग्राहक के दिवालिया हो जाने की दशा में निर्णय लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।